नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार भारत के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सत्ता, समीकरण, सामंजस्य और संतुलन, ये इस समय एनडीए सरकार की कुर्सी के चार पांव हैं और फिलहाल इस कुर्सी को मजबूती देने के लिए मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले कई नवनिर्वाचित सांसदों के नाम आगे चल रहे हैं। इनमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी को इस बार कैबिनेट में गठबंधन के सहयोगियों पर पूरा फोकस भी रखना होगा और उनका ध्यान भी। हालांकि माना यह जा रहा है कि इंपॉर्टेंट मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है और रख सकती भी है। फिलहाल जिन नामों की चर्चा, इनमें संभावित लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल समेत 50 से 60 नाम शामिल किए गए और सूत्र कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 1/3 एनडीए के नेताओं के होने की संभावना भी है। फिलहाल जहां मोदी 3.0 के कैबिनेट को लेकर कई नेताओं के नाम का जिक्र चल रहा है, तो वहीं सवाल यह उठ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विभाजन सभी सहयोगियों को संतुष्ट कर पाएगा। टीडीपी और जेडीयू के संसदीय दल के नेताओं की मांगों को पीएम मोदी पूरा कर पाएंगे और सबसे बड़ा सवाल यह कि गठबंधन की सरकार इस कार्यकाल को पूरा कर पाएगी। चर्चा आज इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून 2024 हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के इतिहास में एक और नया पन्ना जोड़ने जा रहे हैं। वह पन्ना जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के वह प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार शपथ लेकर सियासी हैट्रिक लगाएंगे और 1962 के इतिहास को दोहराएंगे। यानी 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिन्हें देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया। कि वो होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आखिरकार नरेंद्र मोदी तीसरी बार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में ही उनकी कैबिनेट के भी कई मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल मोदी 3.0 के कैबिनेट को लेकर कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम की अपनी कैबिनेट में इस बार गठबंधन सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रख सकती है। फिलहाल जिन नामों की चर्चा है, इसमें संभावित लिस्ट भी सामने आ चुकी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 50 से 60 मंत्री शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें लगभग 1/3 एनडीए के सहयोगी होंगे। कुछ राज्य मंत्री भी होंगे। सहयोगियों के साथ साझा किए गए फॉर्मूले के अनुसार हर 4-5 सांसद में एक कैबिनेट और हर 2 सांसद पर एक एमओएस होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनी थी, लेकिन 2024 में बीजेपी अपने दम पर जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई, जिसके चलते सहयोगी दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हुंकार भरी है। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है। अब नरेंद्र मोदी के लिए वो क्षण भी आ गया है जिसके लिए बीजेपी नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरकर हुंकार भरी थी। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूं, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की कमान सौंपने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस इंतजार उस क्षण का है जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी थी, वो बहुत कुछ इशारा कर रही थी। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुखातिब होते हुए आंध्र प्रदेश के विकास का जिक्र किया था, तो नीतीश कुमार ने बिहार के बचे हुए काम को पूरा करने की इच्छा जताई थी। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए कितना आसान होगा और मंत्रिमंडल में हुए बंटवारे से सभी सहयोगी दल संतुष्ट हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। अब चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। भूपेश यादव कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत भूपेश जी आपका। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर आपका। निपुण आलम बायन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत आपका। शुभेंदु शेखर जी बहुत स्वागत आपका बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में। शुरुआत मैं एके मिश्रा जी आपके साथ में करूंगे। जिस तरीके का समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही थी, वो समीकरण अब माना जा रहा है कि सेट होता नजर आ रहा है। टीडीपी 3-1, जेडीयू 2-1, एलजेपी 1-1 और बाकी सभी को 1-1। बाकी जो बचे बीजेपी के। नहीं देखिए, पत्रकारों से या टीवी मीडिया या एनालिस्ट जो ये डाउट क्रिएट कर रहे थे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में, मैं तो बोलूँगा भाई ये विजय का, खुशी का मौका है। आप उस वक्त की बात करिए जैसे चिराग पासवान जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बिहार में, तो क्या उस वक्त चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया था। ऐसा देखिए, सब सहयोगी हैं और सबके बीच में जो बॉन्डिंग है वो जबरदस्त है। वो हार हो या जीत हो, हार को इंक्लूड करके कह रहे हैं सर। नहीं, मैं नीतीश को इंक्लूड, नीतीश का जो फाइनल हृदय परिवर्तन हुआ, इसमें कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जो है पलटू राम है। मैं भी यही समझता था, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि बार बार शेर की माद में, गुफा में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। उनको पता है कि आरजेडी के साथ रहना कितनी मुश्किल है। जैसे जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है, ये पीड़ा उनके व्यवहार से झलकता था। इस उम्र में, अंतिम पड़ाव में, राजनीति की पराकाष्ठा शिखर पे पहुंच के वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनके चरित्र पे ऐसा कोई दाग न लगे, उनका सहयोगी कोई ऐसा ना हो जो गलती उन्होंने न की हो लेकिन उनका सहयोगी कर दे। यही एक कारण है कि वो आरजेडी से विदा ले चुके हैं। अब ये कहीं नहीं जाएंगे। समझौता कुछ भी हो, वो सेंटर में रहेंगे, बिहार में रहेंगे, वो बात दूसरी है। सहयोगी होने का मतलब होता है कि हर चीज में सहयोग, विचारों का आदान प्रदान, ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी बनती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला था नो ब्रेकिंग न्यूज। कहने का मतलब सारी चीजें इतनी स्मूथली हुई, कहीं कोई किसी को खबर जो है बनाने की, कहीं कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं। यही चीज जब इंडी अलायंस बना था तो बिहार में लालू यादव के घर से शुरू हो करके
लास्ट तक आप देखिए, केजरीवाल ने चुनाव के रिजल्ट के बाद ही बोल दिया भैया हमारा गठबंधन इनसे कुछ नहीं है। ममता दीदी ने तो किया ही नहीं अंत तक, उन्होंने क्लियर कट बोला कांग्रेस को घुसने नहीं देना। उनके अंदर कितनी कमियां हैं ये चीज देख, कितना स्मूथ इधर चल रहा है और उधर पग पग पे जो है नैया हिलोरे मार रही है कि कब डूबी कब गर्त में गई। ये देखना चाहिए, बिहेवियरल एस्पेक्ट ये एनालाइज करिए। इस तरह का कयास लगाना सरकार 6 महीने चलेगी जी, 2 महीने में ये टूटने वाले हैं वो टूटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ए.के. मिश्रा जी, सभी से ओपनिंग रिमार्क में एक बार ले लेती हूँ। भूपेश यादव जी, यहाँ पर ए.के. मिश्रा जी जरूर ये बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कोड किया नो ब्रेकिंग न्यूज। क्या नो ब्रेकिंग न्यूज कोड करना ब्रेक को छुपाने की कोशिश है या वाकई कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है? आपको क्या लगता है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? मेरा सवाल भूपेश जी ये था कि ए.के. मिश्रा जी ने कोड किया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि नो ब्रेकिंग न्यूज। ये नो ब्रेकिंग न्यूज बोलना ब्रेक को छुपाने की कोशिश है या वाकई सब कुछ बहुत स्मूथ गोइंग है? मैडम, ये ब्रेक को छुपाने की कोशिश है। आजकल आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में राह इनकी कठिन है। आज ही टीडीपी ने क्लियर कर दिया है, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम्स को आरक्षण की बात पे उन्होंने अपना मत रख दिया है कि वो जारी रहेगा। ऐसे अग्निवीर पे जेडीयू ने कह दिया है। तो आने वाले समय में देखिए कि इनका मिनिमम प्रोग्राम कब बनता है, कब ये आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो देखने वाली चीजें हैं। मिनिमम प्रोग्राम का यहाँ पर जिक्र किया है, फिलहाल मिनिमम मंत्रालय पर बात कर लेते हैं क्योंकि आज का टॉपिक वही है। शुभेंदु जी, अब इस सब्जेक्ट के साथ मैं आपके पास आऊंगी। किस फॉर्मूले की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है, सीसीईए या फिर सीसीएस? कल पता चल जाएगा। सब लोग कयास लगा रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि कौन लोग बनेंगे मंत्री। कई टीवी मीडिया चैनल के लोगों का मेरे पास फोन आया कि शुभेंदु जी बता दो कौन से मिनिस्टर बनेंगे। हमने कहा जितना आपको, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि नो ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन आप हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए सर। नहीं, ब्रेकिंग तो कुछ है ही नहीं। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो जरूर ब्रेकिंग न्यूज के लिए तड़प रहे होंगे। ऐसा ना हो कि वो ब्रेकिंग न्यूज हमारी सुनने के चक्कर में कहीं उधर से कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, तो वो अपना घर संभाल के रखे। मेरा ये कहना है कि एनडीए का जो ये समझौता है ये कोई पोस्ट इलेक्शन नहीं है, ये प्री इलेक्शन से पहले से ही चला आ रहा था। हमने मिलके स्टेट में भी चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी चुनाव लड़ा है, लोकसभा के लिए भी। हम बड़े आसानी के साथ बिना आवाज किए, जैसा ए.के. मिश्रा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि बिना आवाज के साथ सब चीजें चल रही हैं, कोई सशर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मोदी जी को कहते प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। बीच में तो कई लोग ये भी आशंका लगा रहे थे हमारे विपक्ष के लोग कि पता नहीं किसको बना दिया जाएगा। ये सब चीजें कयास चलता रहता है। कल कयास खत्म हो जाएगा। मैं खुद जा रहा हूँ वहां पे शपथ में, और कुछ विशेष खबर मिलेगी तो जरूर बताएंगे। कोई फार्मूला नहीं है। जो अच्छे लोग होंगे वो देश के मंत्री बनेंगे। उसके अंदर देश को एक नई स्पीड से, नए तरीके से जो आगे लेके जाना है, देश को आगे विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें आगे लेके जाना है। तो मेरे को लगता है कि अब हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। बहुत सारे विपक्ष के भी छोटे छोटे घट जिनके वो भी समय आने पर हमारी प्रगति को देखकर हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ कई बैठकों में साझेदार भी रहे अखिलेश यादव, उसके बाद नीतीश कुमार भले ही आज एनडीए के सहयोगी हैं लेकिन कुछ तो विचारधारा से आप भी तारुफ रखती ही होंगी। क्या लगता है कि किस मंत्रालय पर जाकर के सहमति बनेगी और कौन सी मिनिस्ट्री किसके दामन में जा रही है? नमस्कार। अब ये तो जो है नीतीश जी डिसाइड कर पाएंगे कि जो है वो किस मंत्रालय पे जो है आके रुकेंगे। हालांकि जो है जैसा कि आप लोग के द्वारा सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी ने मंत्रालय जो है मांगे हुए, अपने 3 मंत्रालय मांगे हुए हैं।
तो पूजा जी, ये नीतीश जी के हमारे साथ में जब रहे इंडिया अलायंस में, तो उन्होंने अभी भी वो चीजों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो है अग्निवीर जैसी व्यवस्था पर जो है कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। और जैसा कि मैं भाजपा की कुछ टेक्निकल इश्यू से बहुत सारी बातें मुझे सुनाई नहीं थी, पर मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना कि जो है ब्रेकिंग न्यूज का जो विपक्ष इंतजार कर रहा होगा। नहीं, विपक्ष इंतजार नहीं कर रहा किसी भी ब्रेकिंग न्यूज का। विपक्ष मजबूती के साथ में जो है जो भी जनादेश आ रहा है उसको मानते हुए लग रहा है। और जो घटक दल है ना, हमने अपने घटक दल के सदस्यों को कभी जेल नहीं भेजा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत है कि आपने जो है जिन्हें जेल भेजा, जिनको आपने उपेक्षित किया, जिनका सम्मान नहीं किया, वो आपके साथ में कितनी देर तक खड़े रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू को आपने जेल भेज दिया हुआ था, नीतीश जी को आपने किस कदर लिया, आप मंचों पे अपने घटक दल को लेते हुए गालियां दे रहे थे। तो मान के चलिए कि जब इनको मौका मिलेगा तो ये जरूर मानेंगे। इसमें आपको सलाह भी दूंगी कि जो इस चीज के लिए सतर्क रहिए। शुभेंदु जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, काउंटर का मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले निपुण जी बोल धोखा दे देंगे, कोई गारंटी नहीं है। और इंडिया अलायंस भी जो है फ्री, आपने इतने सारे हथकंडे अपनाए और तब इंडिया अलायंस नहीं टूटा, तो अब टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने जो है केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है पूजा जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। बहुत शुभ काम होने जा रहा है देश के अंदर। राष्ट्रपति ने दही चीनी खिला दी है और शुभता के साथ में कामना कीजिए कि देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा ये है सर कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कोई नहीं मारना चाहता और सेल्फ गोल तो कोई खिलाड़ी नहीं करना चाहता। ऐसे में बीजेपी इस समय लोकतंत्र के अंदर वृहद संख्या बल के साथ में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 240 संख्या की। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे मंत्रालय जिसमें बीजेपी का होल्ड और कह सकते हैं आधिपत्य अभी तक रहा है, उनको स्किप कर देगी कहती हैं आसानी से? देखिए, राजनीति में जो आज का दौर चल रहा है, और ये दौर कोई नया नहीं है, ये अटल जी के समय शुरू हुआ और बीजेपी ने ही पहला एक सफल गठबंधन सेंटर में दिया था NDA 1 का। फिर हम देखें NDA 2, NDA 3 मोदी जी के समय में चला और मोदी जी ने कभी भी NDA को तोड़ा नहीं, कि उसको बिखेरा नहीं। हाँ, कुछ घटक दल अलग जरूर हुए, लेकिन वो साथ चलते रहे। दूसरी बात क्या है कि देखिए, राजनीति में संभावनाओं की बात कही जाती है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए, राजनीति में कोई अपना मित्र नहीं होता और कोई आपका शत्रु नहीं होता। ठीक है, आज घटक दल हैं वो बिल्कुल साथ में दिख रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे माँ बाप के 2 बच्चे जी, और बच्चे को उसके मनपसंद का खिलौना ना मिले तो शत्रु बन बैठते हैं एक दूसरे के। नहीं, मैं इसमें ये मानता हूँ कि शत्रु, ठीक है, मैंने कहा कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि बीजेपी के पास आज देने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, बीजेपी की अगर बहुत करारी हार होती तो मुझे लगता है कि जो घटक दल हैं उनका बार्गेनिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता। दूसरा क्या है कि बीजेपी का अगर वोटिंग प्रतिशत भी देखते हैं तो वो भी कम नहीं है। मुझे लगता है कि घटक दल इस बात को जानते हैं, समझते भी हैं कि बीजेपी कमज़ोर नहीं हुई। ठीक है, कुछ मुद्दे रहे, कुछ मुद्दों के कारण बीजेपी का जो भी हुआ कि यूपी में कम हो गई, बंगाल में कम हो गई, तो उस बात को जान रहे हैं कि बहुत कमज़ोर पार्टी नहीं है, अच्छे से मजबूत है और आगे भी आप देखिएगा प्रदर्शन अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि घटक दल इस बात को जानते हुए, समझते हुए कि हम इसको हल्के में न ले। अटल जी के समय की जो सरकार थी वो पहली बार एक गठबंधन बना था, उस समय हमको बार्गेनिंग देखने को मिलती थी और उतनी सीटें भी नहीं थी। ऐसे ही हम देखते हैं UPA 1, UPA 2 जो मनमोहन जी के समय बनी थी, उनके पास में भी इतनी सीटें नहीं थी, 200 का आंकड़ा तक पूरा उनके पास में नहीं था। तो वहाँ पर बार्गेनिंग की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर इस बात को कहता है कि भाई जदयू की हम बात करें या नायडू साहब की बात करें, जो एन फैक्टर की बात करें, तो जो NDA गठबंधन के लोग हैं क्या वो भी तो टूट सकते हैं? भाई शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो साथ में नहीं आ सकती, पहले साथ में रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। संभावनाएं पूरी हैं। अगर संभावना आप इधर देखते हैं तो संभावना इधर भी आप देखिए, तो दोनों बनती है। फिर जो अदर्स हैं, अदर्स की क्या लाइबिलिटीज बात करेंगे, इधर आई गए। मैं कह रहा हूँ और भी तो आ सकते हैं ना, संभावनाएं पूरी बनती है। और देखिए, अगर राजनीति की हम बात करते हैं व्यवहारिकता की, व्यवहारिकता में ये होता है कि राजनीति में गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। यहाँ पर कोई नहीं कि हम संबंधों का, चाहे चिराग पासवान जी और ये रिलेशन कभी भी बिगड़ भी सकता है सर, इसको भी हमें कोड करना है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि राजनीति में कि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है कि जो कोई कल तक नहीं मांग रहा था वो आज मांग रहा है, ओपनली नहीं मांग रहा तो वो
बैकग्राउंड से मांग रहा है। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सहमति बनी होगी भी। देखो, हमको पब्लिक में नहीं बोलना है, जो भी आप, क्योंकि जो बीजेपी की कार्यशैली रही है पहले से कि वो पब्लिकली बहुत चीजें नहीं लाने देते हैं, संगठन के अंदर की बातें संगठन में रखते हैं, तो एक आम सहमति बना ली भी गई होगी। और आप देखें, जब उनको मोदी जी का चयन किया गया कि हमारे नेता ये रहेंगे, तो नीतीश कुमार जी ने शहरों में बिहार की बात भी बोल दी कि बिहार का जो बच्चा कुछ काम है वो पूरा हो राज्य का दर्जा, वो विशेष राज्य का दर्जा, इशारे उन्होंने बात बोल भी दी, रख भी दी, इस बात को रख भी दिया। ऐसे ही नायडू साहब ने बात को रख दिया। तो ये नहीं कह सकते कि हम उनके मन में आकांक्षाएं नहीं है या उनके मन में इच्छाएं नहीं है और वो इस समय को, इस मौके को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। निपुण जी, यहाँ पर वो बात तो नहीं है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाले। बीजेपी पहले गठबंधन में काम कर चुकी है, प्लस पॉइंट ये है। चलिए, मैं आप सभी के साथ दोबारा इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश कीजिए कि CCEA का फॉर्मूला सेट हो रहा है या CCS, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए भी और सरकार और सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा पे वापस लौटते हैं। भूपेश यादव कांग्रेस से, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी, AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, निपुण आलमबैन हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। शुभेंदु जी, मैं आपके साथ में आगाज करूंगी, रिज्यूम कर रहे हैं डिबेट को। शुभेंदु जी, बहुत सारे सवाल हैं कि फॉर्मूला कौन सा सेट होगा, और सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी के लिए टास्क इस समय सिर्फ NDA को साधना नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण को साधना, राज्यों को संतुष्ट करना, राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व लेना, बहुत सारे टास्क हैं जिसको आपको फुलफिल करना होगा। सर देखिए पूजा जी, इससे पहले भी हमने 2 बार सरकार चलाई है। थोड़ा फर्क इस बात का है। दोनों बार तो आपको फ्री हैंड था सर, इस बार आप गठबंधन में है सर। दोनों बार में फर्क इतना ही है, पहले भी गठबंधन में थे हम, पर उसमें हमारे पास एक मजबूती के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये मान रहे हैं आप? हाँ, और आज भी लोग हमारे साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार वापस जितने दमखम से, मजबूती को मजबूरी बोलने जा रहे थे, लेकिन वो मजबूती बोला आपने जी। नहीं, हमने मजबूती ही बोला। आपको कुछ भी समझ में आए, मजबूती के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। हाँ। और इस देश को आगे पहुंचाने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं चलता जी। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, एक विजन चाहिए, और नेतृत्व और विजन हमारे पास है और हम आगे लेके जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा, ये सब बात की है। जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश जी कुछ गड़बड़ करेंगे या टीडीपी कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन शुभेंदु जी बहुत साफ गोई के साथ आप इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे क्या मंत्रालय मिलता है, किसके पास क्या जाता है। ऐसा नहीं है ना सर। आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो, नितिन गडकरी जी ग्राउंड पर जो वो जन नेता के तौर पर है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। रोड सेक्टर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। लगातार बीजेपी उसको भी लेकर के कहती रही है, अपनी तमाम खूबियों में गिनाती रही है। तो आप इस बात को तो स्वीकार करोगे ना सर कि इन मंत्रालयों को आप स्किप नहीं करना चाहते हो? देखिए, जो देश के लिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी मंत्रालय जिसको देना चाहिए वो दिया जाएगा। हमारे दोनों बड़े घटक दल, चाहे नीतीश जी हो चाहे वो हमारे टीडीपी की हो, दोनों ने बिना किसी शर्त के सब पूरी पावर मोदी जी को दिया हुआ है और मोदी जी जैसा तय करेंगे उनको एक्सेप्टेंस है। खाली बाहर के लोग जिनको मैं अपना विपक्ष कहता हूं, वो कयास लगा रहे हैं कि ये किसको देंगे, वो किसको देंगे। वो लगाने दीजिए, ऐसा चलेगा। कल के बाद आपको सब चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। और भूपेश जी कयास लगा रहे हैं क्या बाहर बैठ के? आज तो सेंट्रल हॉल में मीटिंग चल रही थी, वो कह रहे हैं कि आप बाहर बैठ के कयास लगा रहे हैं। आपका फ्रेम शायद म्यूट है सर, उसको अनम्यूट कीजिए। नहीं म्यूट, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, बोले सर। नहीं, हम कोई कयास नहीं लगा रहे हैं। आने वाला समय तय करेगा कि प्रधानमंत्री जी जो अकेले चलो की नीति पे काम करते थे, वो अपने गठबंधन साथियों को कैसे साथ लेके चलते हैं। जो अपने फ्रेम में किसी और को आना पसंद नहीं करते थे, वो सरकार में दूसरे दलों का साझा कैसे करेंगे, आने वाला समय बताएगा।
एक आदमी होता है जो सबको साथ लेके चलता है, एक आदमी होता है मैं अकेला सब पे भारी। तो आने वाला समय ही इसका जवाब देगा, हम कोई कयास नहीं लगा रहे। ठीक है, एके मिश्रा जी, बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि कोई भी मंत्रालय किसी को भी मिल जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है? और दूसरा सवाल, क्या ऐसी संभावना है क्या कि ऐसी मिनिस्ट्रीज जिसमें बीते 10 सालों के टेन्योर के अंदर कुछ कम काम हुआ है, वो जो मंत्रालय है वो पार्टनर्स को दे दिए जाएं ताकि आरोप मढ़ने में या फिर एक दूसरे पर बात डालने में आसानी हो? नहीं, देखिए, अभी बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में यानी पिछले 10 सालों में जो सरकार चलाई, उस पर भी कई बार मंत्री और मंत्रालय बदले गए हैं, आपने देखा है। और उसका मतलब ये नहीं है कि भाई, या कई लोगों को संगठन से मंत्रालय में लाया गया, सरकार में लाया गया, कई लोगों को सरकार से उसमें भेजा गया। सवाल ये है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पूरे एनडीए गठबंधन की है कि मंत्रालय दिया जाएगा तो हमेशा ऐसे आदमी को दिया जाएगा जो उसके बारे में समझ रखता हो, एकदम से निपट ऐसा आदमी जिसको कि बिल्कुल भी नहीं पता है, या एटलीस्ट जो क्वालिटी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप की, वो चीज़ होनी चाहिए। ये नीतीश कुमार भी इस चीज़ को मानते हैं और चंद्रबाबू नायडू तो टेक्नोक्रेट या रहे ही हैं। हैदराबाद को साइबराबाद बनाने का, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का नीतीश जी को सुशासन बाबू बोला जाता है। तो मंत्रालय किसी को भी जा सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान ये, अल्टीमेट ध्यान ये होगा कि आउटपुट और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल विजन जो एनडीए का है वो राष्ट्र का ग्रोथ है। नीतीश बाबू ने भी बोला बिहार के काम करने हैं, भाई बिल्कुल काम करने हैं। बिहार जो 70 सालों से आरजेडी कांग्रेस कर नहीं पाई, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो इसमें बुराई क्या है? और बीजेपी भी यही चाहती है, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता यही चाहती है कि हर प्रदेश का विकास हो। अब नायडू जी ने अगर अमरावती का कॉन्सेप्ट रखा है, एक नया शहर बन के आ रहा है जो अपने इतिहास को गौरवान्वित करने वाला शहर होगा, विकास की बात है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन नायडू जी ने जिस तरीके से अभी यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण का जिक्र कर रहे थे भूपेश जी, सर उस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। नहीं, देखिए कि वो तो एनडीए की रैली की बात के दौरान जो कही गई बातें अलग अलग मंचों से हाँ, मैं इसको भी क्लियर कर दूं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी ने जब भी किसी मुद्दे की बात की है तो उसका सीधा सा मतलब ये रहा है कि उनके स्टेट और केंद्र में अगर उनका शासन है, अब मुस्लिम आरक्षण अगर कोई स्टेट देना चाहे जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे बीजेपी क्या इंटरफियर करेगी? नहीं कर पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी जहाँ पे जो स्टेट का मुद्दा है और जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ ये एक टेक्निकल पेज फंसा हुआ है, तो इसके लिए बीजेपी के ऊपर दोष देना। जी भूपेश जी बोल रहे थे, कुछ बोलिए आप। जी भूपेश जी, काउंटर आप। जी एके मिश्रा जी से ये भी पूछिए, पिछले कितने साल से सर बिहार आप में डायरेक्ट बीजेपी पूछ सकते हैं, मुझे माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, पूछिए सर। पूछिए बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी की सरकार है पिछले कितने साल से लगातार, और उस साल में वो बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दे पाए? बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? नहीं, अगर आप बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बीजेपी की सरकार कितने दिन स्थिर तरीके से रही है सर, आप मुझे वहां पे बताइए। स्थिर क्यों नहीं रह पाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ स्थिर क्यों नहीं रह पाए। मिश्रा जी पूरा कर लेने दीजिए ना। हाँ बोलिए। अब आप जो स्थिरता की यहाँ गारंटी ले रहे हैं स्टेट में, स्क्रीन पे लेके आइएगा एके मिश्रा जी को, भूपेश यादव जी को थोड़ा आवाज तेज करिएगा, भूपेश यादव जी की। भूपेश जी की वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ाइएगा। भूपेश जी बोलिए। मिश्रा जी, जो बिहार में गठबंधन की सरकार ये नहीं चला पाए, या वहां पे उसको विशेष पैकेज नहीं दे पाए, या वहां पे बिहार की तरक्की नहीं हो पाई, वहां तो आप इनको एस्केप गोट की तरह बाहर कर रहे हैं और सेंटर में दुआई दे रहे हैं कि ये बिल्कुल छोटे दल हैं, मिलके चल लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? नहीं, हाँ आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। देखिए, बिहार में स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 मेन पार्टियां थी, बीजेपी थी, आरजेडी थी और जेडीयू थी नीतीश कुमार की। आरजेडी वहाँ पे एक मुख्य प्लेयर थी, और मुख्य प्लेयर ऐसी थी कि वो डेफिनेटली डिस्टर्ब कर सकने के कंडीशन में तो हमेशा रही है। जब भी बीजेपी और अब खत्म होने दीजिए भूपेश जी।
आपको मैं बधाई दे देता हूं, नाराज मत होइएगा, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। होता ये था कि जेडीयू भी अच्छे उसमें थी, जब कभी भी सरकार इनकी बनी तो जेडीयू विकास की बात नहीं करती थी, अपना सिक्का कैसे जेडीयू नहीं, ये आरजेडी वाले लालू यादव के जो पुत्र हैं, अपना सिक्का कैसा चले इस चीज के लिए वो बात करते थे। तो होता क्या था कि इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट भी, अभी जैसे देखिए विपक्ष के जो लोग हैं, अभी सरकार बनी भी नहीं, पिछले 10 दिनों से घोषणा 2 महीने चलेगी जी, 3 महीने चलेगी, यहां फूट हो जाएगा। तो जहां इतनी अनस्टेबिलिटी, विपक्ष का काम यह है कि वो बोले कि भाई सड़क नहीं बनी है, सड़क बनवाइए, ये मांग विपक्ष कभी नहीं करेगी। विपक्ष मिश्रा जी आप बिल्कुल गलत एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। विपक्ष ने ही इस पूरे इलेक्शन में डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके आए हैं, रोजगार की बात की है, देश के डेवलपमेंट की बात की है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड कौन खेल रहा था? नहीं आप नहीं हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं, कांग्रेस नहीं खेल रही थी। कांग्रेस माई, एक मिनट सुनिए, माई फार्मूला, पूरा बाल साफ करो, ये सारे फार्मूले किसके हैं सर? लग रहा है डिबेट जो है ये सारे फार्मूले किसके हैं सर? मिश्रा जी कंप्लीट करने दीजिए सर, जेडीयू के पास आ जाने दीजिए, रेलवे मंत्रालय या किसी के भी हिस्से में जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल डिबेट को डिरेल मत कीजिए सर। नहीं मिश्रा जी पूछ लेने दीजिए, निपुण जी नहीं पूछ लेने दीजिए, पूरा मौका दीजिए विपक्ष को बोलने के लिए। सर आप जिस चीज की दुहाई दे रहे हैं ना हिंदू मुसलमान की, आप मुझे बताइए माई फार्मूला किसका था जिसके साथ गठबंधन आपने किया? पूरा बाल साफ करो किसका फार्मूला था? मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। पहले की क्यों नहीं करेंगे? पहले की बात क्यों नहीं करेंगे? शासन करके मलाई खा के निकल लिए, किरोसिन छिड़क के आग लगा के निकल लिया और बात नहीं करेंगे। आप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए माई फार्मूला किसका था? पहले की बात क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी माई फार्मूले पे बात? पहले की बात क्यों नहीं होगी सर? सब फॉर्मूला पे बात होगी मिश्रा जी। हाँ तो पहले की बात क्यों नहीं होगी? आप बताइए माई फार्मूला किसका था? मिश्रा जी सब फॉर्मूले पे बात होगी। आप प्रधानमंत्री जी ने 180 स्पीच दी है, उसमें कितनी बार डेवलपमेंट की बात की है, इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं होगी? भैया प्रधानमंत्री जी ने रिवर फ्रंट बना देने पे, सैफई में हवाई अड्डा बना देने पे डेवलपमेंट की डीगे हाँकने वाले इसका जवाब पूजा जी जवाब दिल्ली हाईवे बन के तैयार हो रहा है। सर आप मिश्रा जी अरुणाचल प्रदेश में रेल पहुंच गई और आप डेवलपमेंट नहीं। अरुणाचल प्रदेश में क्यों साफ हो गए आप लोग सर? क्योंकि रेल पहली बार पहुंची। जाने के लिए रोड नहीं था, नदी से लोग जाते थे और कांग्रेस में अरे आप डेवलपमेंट की बात करिए, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब सैफई के बाहर डेवलपमेंट नहीं होता है। सैफई में हवाई अड्डा बनेगा, सैफई में हवाई अड्डा बनाने की क्या जरूरत है बताइए? ठीक है सभी की वॉल्यूम को थोड़ा सा डाउन कीजिए, सभी की वॉल्यूम को। शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए डिबेट डिरेल हो रही थी, जरूरी है कि आप इसको वापस से ट्रैक पर लेकर के आए। और ट्रैक का सवाल ये है कि विकास क्या बिहार तक पहुंच जाएगा? इस बार तो जेडीयू सशक्तता के साथ आपके साथ में खड़ी है और नीतीश कुमार ने तो कह भी दिया कि वो सशक्तता के साथ आपके साथ खड़े और 5 साल खड़े हैं, सरकार चलेगी। क्या अब बिहार को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी क्या सर? और अगर मिलेगी तो मंत्रालय कौन से मिल सकते हैं? पूजा जी बड़ी शालीनता के साथ मैं कह रहा हूँ, काफी लोग हमसे काफी सीनियर है, राजनीतिक विश्लेषक लोग जी। मैं एक ही बात कहूंगा, भारत के सभी लोग जो इस देश के हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी राज्य के हों, उन सबका भारत है और उन सबको भारत की जो संपदा है, संसाधन है, उसमें उनको समान अधिकार है और उनको समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो बिहार हो या अरुणाचल प्रदेश हो। तो सर आज तक बिहार को दरकिनार क्यों किया गया? बिहार को दरकिनार, देखो आंखों से आंसू आ जाते हैं सर कंडीशन देखकर। देखिए बिहार को दरकिनार करना या बिहार का डेवलपमेंट करना
बिहार एक मैं एक ऐसा स्टेट आंकड़ा है आपको बता रही हूँ शुभेंदु जी, मुझे नहीं लगता कि शायद ये आंकड़ा आपके साथ में किसी ने शेयर किया होगा या बताइए नहीं ना, किया बताते होगा हैं। अन्य डिबेट्स में। बिहार सबसे कम वोट करने वाला राज्य, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा नोटा दबा है सर। विश्वास खो चुकी है जनता सर। उस विश्वास को स्थापित करना एनडीए सरकार की इस बार जिम्मेदारी है। कैसे निभाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल निभाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का काफी तबका दूसरे राज्यों में जाके काम करता है, इसलिए वहां का यदि कोई आधार कार्ड या वोटर है वो यदि दूसरे स्टेट में है तो वोटिंग परसेंटेज कई बार कम रहा है। 2-3 बार जब आंदोलन हुए हैं उस समय को छोड़ के। दूसरी चीज, बिहार का व्यक्ति भी इतना समझदार है कि उसको नोटा भी मालूम है, ये भी क्लियरिटी है। यदि नोटा पे कोई वोट लगा रहा है तो सोच समझ के लगा रहा होगा। यदि ऐसी भावना हमारे बिहार के राज्य में है, जनता के बीच में है, तो उसको भी समझाना हमारा काम है। हम मिलकर समझाएंगे, चिंता ना करें। दूसरा चीज, कोई कह रहा है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। भाई हमने पहले ही कह दिया है, पूजा जी ध्यान से सुन लीजिएगा, और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सर जब आप यादव जी 400 का नारा लगा रहे थे तब भी मैं ध्यान से सुन रही थी, अभी भी सुन रही बिल्कुल हूं। लगा रहे थे। पूजा जी देखो, एक बात समझो, हाँ। मैं आपको नहीं, ये वाली पूजा मिश्रा जी को कहा था मैंने, आपने अच्छा। गलत तरीके से ले लिया। जी। मैं सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि ये जो दो बार की एनडीए सरकार निकली, जो 10 साल बीते हैं, उससे कम से कम 10 गुना स्पीड से इस बार काम होगा। उसके 2 कारण हैं। अब हमको 10 सालों में काम करने की आदत हो गई है, हमको एक्सपीरियंस हो गया है। वरना आप तो यही कहते रहते थे कांग्रेस के लोग कि 370 धारा हटाओगे तो खून हो जाएगा, राम मंदिर बनाओगे तो खून हो जाएगा। 370 धारा भी हट गई, चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? पत्थर मारने वाले भी चले गए अपना एक और खून भी नहीं हुआ। कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पाए प्रधानमंत्री जी? आपने तो देश शुभेंदु को जी को बंटवारा और करने की- भूपेश जी को स्क्रीन पर लेकर के आइए, बोलिए आपने शुभेंदु तो जी। देश में खून बहाने की बात करी। आपने अभी कहा, भूपेश यादव जी, आपने कहा कि हमने कब ऐसा किया। अरे जनाब, कितने लोगों को आपने जेल में डाला है, आपको शर्म नहीं आती? जिस समय पर आप कहते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, नाम नहीं बोलना चाहूंगा। इसलिए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग जो राम सेवकों के ऊपर, उसका स्लीपिंग पार्टनर कौन है? अरे आप सुनिए मेरी बात पूरी। स्लीपिंग पार्टनर तो बता देंगे कौन से हमारे। अरे मैं वही बता रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ आप जो कि इस विचारधारा से रखने वाले, इस विचारधारा से चलने वाले लोग जो ये कहें मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस विचारधारा को आप खत्म कर लीजिए। यदि वो किसके सहयोगी है जिनकी आप बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिए, इस बात का उत्तर देना पड़ेगा शुभेंदु जी, सनातन जिनकी का आप ख्याल बात कर रखिए। रहे हैं वो किसके पार्टनर हैं? 2024 में 16 सीटों पे उन्होंने किसका सहयोग किया है? आप ये कोई भी बताइए। पार्टनर हो, हमारी विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ। खड़ी नजर आ रही है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले आप थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले आप थे, मायावती की जान लेने वाले आप थे। यदि ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो आज मायावती जिंदा नहीं होती। क्या बात करते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके एजेंडे में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक डेवलपमेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम है, तो आपको डेवलपमेंट की स्पेलिंग नहीं मालूम है। डेवलपमेंट समझना है तो भारत आइए। आज यदि 10वीं अर्थव्यवस्था से अरे जनाब आपको समझ में नहीं आएगा। शुभेंदु जी डेवलपमेंट के जिक्र नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात पर कि जब एक दूसरी सरकारें, एक दूसरे दल एक दूसरे के काम को दरकिनार कर देते हैं। सर, इस बात की अस्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी ने काम किया, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करिए कि सरकार मनमोहन सिंह के हाथ में उस दौरान आई थी जब 15 दिनों का पैसा था सर देश के अंदर, पीपीपी मॉडल पर तीसरे नंबर पर लेकर के गए। वो उसी समय 15 दिन के जब पैसा था तो उन्होंने 45 करोड़ रुपए सोना
रख के गिरवी रख के लिया था, और उसी समय पर जब हम 45 करोड़ रुपए के लिए सोना रख रहे थे पूजा मोहन जी, तो 65 करोड़ रुपए का शिवेंदु जी सिर्फ इस बात का जिक्र शिवेंदु जी सिर्फ इस बात को उत्तर दे दीजिए। पूजा जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 45 करोड़ रुपए लेने के लिए सोना रख रहे थे, और उसी समय पर 65 करोड़ रुपए गांधी परिवार तुलना करने का तरीका है कमीशन तो आप मुझे ये देश बता का दुर्भाग्य दीजिए। था, ये देश का दुर्भाग्य था। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं निपुण जी के पास जाऊंगी। निपुण जी देखिए, चर्चा बहुत गर्म हो गई है और इस बीच शायद शब्दों को समझ पाना जो हमको दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। जरूरी है कि आप थोड़ा सा सामान्यता के साथ में बात को समझाएं। क्या वाकई में अब ये मौका है कि जेडीयू होल्डिंग पोजीशन में आ चुकी है और बार्गेन कर सके और बिहार के लिए वो लेकर के जा सके जो अभी तक नहीं पहुंचा है? सर मैं बार बार बिहार को कोड कर रही हूँ सर, क्योंकि बिहार की सिचुएशन वाकई दयनीय है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बिहार की कंडीशन दयनीय है, और हम उड़ीसा की भी देखें, यूपी की भी देखें, यूपी में काफ़ी काम हुए हैं, बिहार में भी काम होना बाकी है, वो काम होंगे भी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी सरकार सेंटर में जो है वो राज्यों के साथ भेदभाव करती है, तो मैं तो मानूंगा कि जो हमारा संवैधानिक ढांचा है हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान में इस प्रकार का ढांचा नहीं है कि राज्य के साथ भेदभाव किया जाए। हाँ, जो भी फेलियर रहता है ये राज्य सरकार की अपनी व्यवस्थाओं के कारण रहता है। राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को ठीक से नहीं चला पाती, क्योंकि सेंटर के पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, केवल एक प्रोविज़न जो आर्टिकल 275 में दिया गया है कि वो अपने विवेक से कुछ पैसा किसी खास मद के लिए दे सकती है। लेकिन ऐसा आप नहीं देखेंगे कि सब राज्यों के साथ भेदभाव, क्योंकि वित्त आयोग के रिकमेंडेशन को मानना पड़ता है और जो कानूनी अनुदान देना होता है, ग्रांट देना होता है, तो देना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। और जैसा भी मिश्रा जी बता रहे थे कि देखिए बिहार की राजनीति को थोड़ा समझिए, जब तक आप सेंटर हो या स्टेट हो, कहीं भी हो, जब तक आप एक स्थिर सरकार नहीं देंगे 5-10 साल, तब तक आपको विकास देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए कि जब आपका इंदिरा गांधी जी का दौर था, आज मोदी जी का दौर है, आप हर क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आपका आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको विकास दिखाई देगा। ये तो खैर कहने की बात है कि विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सब बकवास की बातें हैं। हम जिधर जाएं, जहां देखें वहां विकास है। एयरपोर्ट पहले कितने थे, आज उससे दुगने हैं। सड़क कितनी है, उससे 3 गुना ज़्यादा सड़कें हैं। कितने हाईवे हैं, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अटल टनल से लेकर चिनारी सुरंग तक हम बात करें, तमाम तरह का आपका प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। भाई मुद्दा बात क्या था जिसमें हम चल रहे थे? देखिए, आप ये कहना चाहती हैं कि बिहार में जो जदयू पार्टी जो हमारे नीतीश कुमार जी की है, और चिराग पासवान को भी नेतृत्व मिल रहा है, चिराग पासवान को भी मिल रहा है, जितेंद्र राम मांझी को भी मिल रहा है, तो बिहार से होलसेल अगर देखा जाए सर, तो बिहार के पास बहुत मौका है काम करने का। मैं वही बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिहार में काम जब भी होगा जब सेंटर में और स्टेट में दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, जिसको आजकल डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और वो वर्तमान में विद्यमान है। समय कम है, 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं सभी में 30 सेकंड्स डिवाइड करूंगी। AK मिश्रा जी क्या कहेंगे मंत्रालयों को लेकर? पैटर्न आपके हिसाब से क्या हो सकता है? CCEA हो सकता है या फिर CCS? नहीं, देखिए, मंत्रालयों के पैटर्न को लेकर के डिस्कशन मैं चाहूंगी सर टू द पॉइंट बोलिए। नहीं, मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। जहां से डेवलपमेंट होगा, मंत्रालय अच्छे से चले, उसी पैटर्न पे ये करेंगे। क्या होगा, हो सकता है ये कोई लकीर के फकीर ना बने, कोई नया सिस्टम लाए, मुद्दा वो नहीं है। मंत्रालय बढ़िया से चले, इसी चीज पे फोकस करके सारे लोग काम करेंगे। ठीक है, शुभेंदु जी आप क्या बोलेंगे? सर कोई फार्मूला नहीं है, देश का डेवलपमेंट ये एजेंडा रहेगा, सब लोगों को मिलकर साथ चलेंगे। और भी छोटे छोटे घटक जो हैं, जिनके पास 2 सीटें, 1 सीटें, 3 सीटें हैं, वो भी हमको आने वाले समय पर जुड़ेंगे। ठीक है सर। क्या लगता है आपको भूपेश जी, मंत्रालयों के डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेकिंग न्यूज कुछ आ जाएगी क्या? ये तो डिपेंड करता है नीतीश जी और नायडू डेवलपमेंट अलायंस पे, तो वो कितनी अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं, क्या करते हैं, वो तो उन्हें देखना है। हमें देख सरकार कैसे चलेगी, विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाएगा, हम तो यही कह सकते हैं। पूजा जी आप क्या कहेंगी? अब तो अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी पूजा जी, और संसदीय दल के नेता भी चुने गए हमारे पार्टी से।
और जो मंत्रालय की अगर बात कर ली जाए तो वो आपके नायडू जी और नीतीश जी और इनके जो घटक दल हैं, जो RLD, ये सब डिसाइड करेंगे उनको क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट होगा तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो थोड़ा सा अप्रत्याशित लगेगी। और विपक्ष की भूमिका में हम है, विपक्ष की भूमिका में पहले भी थे, बहुत मजबूती के साथ कार्य किए। शुभेंदु जी, आपको शुभकामनाएं हैं। जाते जाते पूजा मिश्रा जी ने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि अप्रत्याशित करेंगे आप। बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। कहते हैं कि सरकार संतुलन समीकरण और सत्ता अगर संतुष्टि के साथ चले मजा तभी है, असंतुष्टि जहां आई वहीं गाड़ी डगमगाई। अब देखिए गाड़ी डगमगाती है या संतुष्टि के साथ गंतव्य तक जाती है, यानी कि 2029 तक। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कल का इंतजार। और बीजेपी को शुभकामनाएं हैं, बड़े मैंडेट के साथ आई है। एनडीए को शुभकामनाएं हैं, सरकार बनने जा रही है। और न्यूज इंडिया ये कामना करती है कि ये सरकार देश की उत्तरोत्तर प्रगति में कारगर साबित हो।